आज हम लोग अध्ययन करेंगे सैडलर कमीशन का मूल्यांकन या कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो गुण और दोष क्या हैं उसका विवेचना करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919 ईस्वी में जो बना था सैडलर कमीशन, उसका आज हम मूल्यांकन करते हैं। तो हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसके गुण पे जाते हैं। तो गुण में क्या क्या, चूँकि कलकत्ता विश्वविद्यालय या सैडलर कमीशन जिसको बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हेतु काफ़ी सुझाव दिए थे और इसी के साथ उन्होंने शैक्षिक स्तर को उठाने के संबंध में भी काफ़ी सारे सुझाव दिए थे। इसके अधिकतर सुझाव बहुत अच्छे साबित हुए। उन्हें हम उस सब की विशेषताएं कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं। तो इसी गुण के बारे में जानेंगे। पहला है प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया जाए। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसके पहले भी कि जो सैडलर कमीशन था उसने कहा था कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, तो ये इसका गुण हो गया। दूसरा है विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए, मतलब विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वायत्ता देना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र पूर्वक अपना काम अच्छे से कर सकें। इसके अलावा एक और पॉइंट था, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों का शिक्षण मातृभाषाओं के माध्यम से कराया जाए। मतलब कि अंग्रेजी या गणित को छोड़ करके बाकी जितने भी भाषाएं हैं उनका अध्ययन हम जो बच्चे का मदर टंग है उस विषय में कराया जाए, तो ये भी इसका गुण है। उसके बाद विश्वविद्यालय में कोर्ट और कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण और प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व। कोर्ट और कार्यकारिणी परिषदों का निर्माण के लिए हम आपको बताए थे कि जो सीनेट नाम था और जो उनका नाम बदल करके बोला गया था कि उसको कार्यकारिणी परिषद किया जाए और कोर्ट किया जाए, तो ऐसा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी, इससे इंटरनल जो होता है आंतरिक वातावरण काफ़ी अच्छा बन गया था। विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्ड और विद्वत परिषदों का निर्माण की भी बात की गई थी। उसके बाद है विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना, कई विभाग की स्थापना की गई। मतलब जैसे कि हिंदी विभाग है तो हिंदी विभाग हो गया, हिस्ट्री विभाग है, सिविक्स विभाग है, मैथ्स विभाग है, तो सबका अलग अलग विभाग की स्थापना के बाद सैडलर कमीशन में की गई थी। उसके अलावा बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य की सुविधा के लिए फिजिकल टीचर की भी बात की गई थी, शारीरिक संचालकों की नियुक्ति की बात की गई थी। कुछ और पॉइंट हैं, जैसे विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, कृषि था, एग्रीकल्चर था, लॉ था, मेडिकल था, इन सभी, इंजीनियरिंग था, इन सभी, और साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, जिसमें लॉ आपका हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और टीचर एजुकेशन हो गया। इससे वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई थी। तो ये आपका गुण हो गया। उसके बाद हम दोषों के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें हम पहला पॉइंट है पर्दा स्कूल की स्थापना। तो माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूल की स्थापना की बात सैडलर कमीशन ने की थी। पहली बात तो ये है कि ऐसा किया ही नहीं जा सका, मतलब कि पर्दा स्कूल की स्थापना, मिडिल स्कूल में पर्दा स्कूल की स्थापना की बात की जा सकी, ऐसा हालांकि हुआ नहीं। लेकिन यदि किया गया होता तो मुसलमानों में हो सकता है स्त्री शिक्षा बढ़ जाती, परंतु वो इतनी जागरूक नहीं हो पाती क्योंकि वो पर्दा के साथ अपनी पढ़ाई कर रही होती, तो जागरूकता का उनमें अभाव होता। ठीक है। दूसरा था पर्दाशीन युवतियों की विश्वविद्यालय शिक्षा की भी बात की गई थी, दो तरह की। एक तो पर्दा स्कूल की स्थापना की बात की गई थी और पर्दा के साथ स्त्रियां जो होती हैं विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा ग्रहण करें, दो तरह की बात हुई थी। तो ये तो हो ही नहीं पाया था और इसकी भी बात करते हैं कि विश्वविद्यालय में पर्दाशीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी। तो सबसे पहले ये बता दें, पहली बात तो यह है कि केवल 2-3 विश्वविद्यालयों में ही इस तरह की पर्दाशीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकी थी, और यदि उस समय सभी विश्वविद्यालयों में यह कर दिया गया होता तो मुस्लिम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाती, वे ऊंचे पदों पर कार्यरत न हुई होती। हालांकि ये तो लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, और ये लागू भी हुआ तो 2-3 विश्वविद्यालयों में। लेकिन अगर आप सोचिए उस समय से अगर पर्दा में करके महिलाएं अगर विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करती तो क्या वो डॉक्टर बन पाती, क्या वो इंजीनियर बन पाती, या क्या वकील बन पाती, क्योंकि वहाँ भी वो पर्दा लगा के रहती। तो कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था कि आप बोलते हो कि पर्दा के साथ औरतों को क्यों, औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, तो ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मान सकते हैं। इसके अलावा हम एक और पॉइंट बताए थे आप लोगों को कि इसमें मुसलमान बार बार बोला गया था कि मुसलमान बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अलग कर रहे थे, वो एक ये नहीं बोल रहे थे कि दोनों को एक साथ पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। सैडलर कमीशन सांप्रदायिकता की बात कर रहा था एक तरीके से कि मुसलमान बच्चों के लिए अलग, हिंदू बच्चों के लिए अलग, तो वो बार बार मुसलमान वर्ड ला रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कर रहे। तो
नहीं तो ये सांप्रदायिकता हो गया। एक और है कि भारतीय विश्वविद्यालय के विकास जो होती है इसमें बताया गया था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किया जाए। तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर क्यों किया जाए? हमारे यहाँ ऑलरेडी तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय अच्छे उदाहरण थे, तो इनको नहीं शामिल करके हमने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किया, जबकि हमारी स्थिति वैसी नहीं थी। हमारा भौगोलिक स्थिति, हमारा आर्थिक स्थिति अलग था, लंदन का अलग है, इसीलिए बहुत जगह यह बहुत बोल सकते हैं सक्सेस नहीं हो सका। तो ये भी इसका एक माइनस पॉइंट मान सकते हैं। अगर यहाँ पर निर्माण की बात हो रही है तो यहाँ जो विश्वविद्यालय हैं उनसे उदाहरण लेकर उसके अकॉर्डिंग हमको अपने विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहिए था। ठीक है, अब हम विश्लेषण और प्रभाव देखते हैं। देखिए, सैडलर कमीशन जैसा भी हो, लेकिन एक तो है कि सैडलर कमीशन के पहले मैं आपको बार बार बताई हूँ कि 3 ही विश्वविद्यालय थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और चेन्नई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 ही मद्रास विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय था और चेन्नई विश्वविद्यालय था, 3 ही थे। लेकिन जब सैडलर कमीशन आया, और मैंने इसके पहले भी बताया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में बात की गई थी कि उसके कार्यभार को कम करने के लिए अन्य विश्वविद्यालय खोले जाएं, ढाका में विश्वविद्यालय खोला जाए, या फिर और बात हो रही थी कि जो कलकत्ता के बाहर उससे संबंधित, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, वो धीरे धीरे उनसे अलग करके अलग अलग काम करने लगे, यानी अलग विश्वविद्यालय के रूप में काम करने लगे। तो इस सैडलर कमीशन का ही परिणाम हुआ कि भारत में जो 3 विश्वविद्यालय थे वो धीरे धीरे बढ़ करके हम देखते हैं 30 विश्वविद्यालयों में बदल गए थे। तो सैडलर कमीशन के कारण सबसे बड़ा फायदा हुआ कि विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो गई। उस्मानिया विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय का निर्माण इस समय हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्नातकोत्तर आवासीय विश्वविद्यालय की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। स्नातकोत्तरीय विश्वविद्यालय में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। और विश्वविद्यालय के सरकारी नियंत्रण से उसके बाद इसका हम प्रभाव और जान लेते हैं कि जो इन्हें स्वायत्ता की देने की बात की गई थी कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा प्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ था। इस समय परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया था और स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने से शोध कार्य भी आरंभ हो सका, क्योंकि स्नातकोत्तर के बाद ही शोध कार्य सक्सेस होता है, तो शोध कार्य में भी काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ। विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि शुरू कर दिया गया था। शारीरिक विभाग खोलने से खेलकूद की उत्तम व्यवस्था शुरू हुई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सैडलर कमीशन के बारे में कि सैडलर कमीशन की सिफारिशें तब भी समीचीन थी और आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। मेहू के शब्दों में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सूचना और सुझावों का एक निरंतर स्रोत है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका अपरिमित महत्व है। तो सर, कहीं ना कहीं सैडलर कमीशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सैडलर कमीशन का प्रभाव आज भी हम देखने को मिलते हैं। अगर विश्वविद्यालय की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है तो उस विश्वविद्यालय में बढ़ोतरी का कारण सैडलर कमीशन भी है। और सैडलर कमीशन एक और है, सैडलर कमीशन के कारण ही पीजी कक्षाएं की शुरुआत हो गई थी। इसी के साथ आज सैडलर कमीशन हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।